तो ओलंपिक में आज सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई है। एक मेडल पक्का हो गया है। भारत की मुक्केबाज लवलीना ने 69 किलो वर्ग में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में एंट्री पक्की कर ली है। एक मेडल पक्का हो गया है। असम की रहने वाली लवलीना चीनी ताइपे की मुक्केबाज शिन चेन को हराया है। मैरीकॉम के बाहर जाने के बाद भारत की चुनौती पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन लवलीना ने मेडल पक्का कर निराशा को आशा में बदल दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने लवलीना को ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने शाबाशी दी और लिखा, तुम हमें फिर से गर्व का एहसास करा रही हो और टोक्यो ओलंपिक में भारत का झंडा ऊंचा रखा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और लोकसभा के स्पीकर ने भी बधाई दी है। लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी। अब लवलीना का सेमीफाइनल में मुकाबला होना है टर्की की खिलाड़ी से, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर हैं, सुरमेली से। यह मुकाबला 4 अगस्त को होगा। तो एक मेडल पक्का, लेकिन उम्मीदें अब और बढ़ जाती हैं ब्रोंज के बाद। जाहिर सी बात है प्रदर्शन और अच्छा रहेगा। राहुल रावत मेरे से होगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, देखिए कल एक निराशा भरी खबर आई थी बॉक्सिंग रिंग से जब मैरीकॉम का सफर खत्म हुआ था, लेकिन आज लवलीना ने फिर से वो उम्मीद जताई है। और जब आप ब्रोंज जीत लेते हैं तो उसके बाद कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राहुल, तो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं बॉक्सर लवलीना। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन अब अगला मुकाबला 4 अगस्त को होना है और वो मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि वहां पर ब्रोंज के बाद अब सिल्वर पर नजर और फिर उसके बाद इंडिया तो गोल्ड मांग ही रहा है। अगला मुकाबला बेहद अहम रहेगा क्योंकि टर्की की सुरमेली से मुकाबला होना है, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर है। आज मेरा क्वार्टर फाइनल राउंड था, मैं ताइपे को हराया, बहुत अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट सेमीफाइनल है, फाइनल में और अच्छा करने की कोशिश करूंगी, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके जाने की कोशिश करूंगी। बेहद खुश और कॉन्फिडेंस से भरपूर खुश हैं। कोशिश सेमीफाइनल में आगे पहुंचकर गोल्ड लाने की, बिल्कुल यही उम्मीदें भी रहती हैं और यही कोशिश भी रहती है। लेकिन देखिए बहुत अहम अभी तक का ये सफर भारत के लिए। सुबह सुबह एक बहुत अच्छी खबर आई है और बधाइयों का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि खुद लवलीना का सपना गोल्ड पर है, चाह रही हैं कि गोल्ड आए। इससे पहले आपको बता दें कि 2 ब्रोंज मेडल वो ऑलरेडी अपने नाम कर चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उनके नाम एक ब्रोंज है, एशियन चैंपियनशिप में भी उनके नाम एक ब्रोंज है। और इस बीच तीरंदाजी से भी बड़ी खबर, भारत की दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। यह भी एक अच्छी खबर है। तीरंदाजी में भी दमदार प्रदर्शन दीपिका का, वहां से अच्छी खबर आ रही है। रूस ओलंपिक कमेटी की पेरुवा को 6-5 से उन्होंने हराया है। अब कोरिया की एनसेन के साथ उनका मुकाबला है। तो बॉक्सिंग में भारत का फिलहाल पदक पक्का, लेकिन अब खुद लवलीना जिस तरीके से हम सुन भी रहे थे, कह रही थी कि अब नजर सिल्वर और फिर गोल्ड पर रहेगी। बहरहाल बता दें कि सुबह 11:30 बजे दीपिका का मुकाबला है। भारत की दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में है और तीरंदाजी में उम्मीदें वहां से भी जग रही हैं। 25 मीटर पिस्टल में शूटर्स का हालांकि खराब प्रदर्शन रहा है। कुछ अच्छी कुछ बुरी दोनों खबरें ओलंपिक से आ रही हैं। भारत की मनु भाकर फाइनल में नहीं पहुंच पाई। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भारत की मुक्केबाज मैरीकॉम को ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा था और इसी के बाद ये खबर आ रही थी कि मायूसी थी। सीधा चलेंगे, राहुल रावत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके। राहुल, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, खुश हैं, हिंदुस्तान बधाइयां दे रहा है, लेकिन बाकी फिर से हम वही कहेंगे कि इंडिया मांगे गोल्ड और खुद वो चाह रही हैं कि अगली नजर सीधा गोल्ड पर है उनकी। बिल्कुल, और सेमीफाइनल एक रास्ता है, एक उन्होंने एक जर्नी है वो जो तय करी है वहां तक की। और अगर एश्योरेंस की बात करें, अब मुझे लगता है कि देखिए काबिलियत एक बॉक्सर की होती है, पर यहाँ पे ये भी आपको देखना होगा कि अगर आपके पास एक ब्रॉन्ज मेडल अश्योर्ड होता है, आप ऑल आउट खेल सकती हैं। आप सोचती हैं कि यार एक मेडल तो है ना मेरे पास, मैं गोल्ड के लिए ही क्यों ना जाऊं।
और जिस हिसाब से मैं अभी बात कर रहा था उनकी कम्युनिटी से, जो कम्युनिटी पता नहीं उनको बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, गलत होगा ये बोलना, बट नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं यहाँ पे वो बड़े खुश हैं। वो नॉर्थ ईस्ट के जिस हिसाब से मीराबाई चानू, एसमीज हैं, लवलीना खुद एक जिस परिवार से आती हैं, 3 बहनें किक बॉक्सिंग कर शुरुआत करती थी, बट यहाँ पर देखिए 7 दिन 6 दिन लग गए आपको दूसरा मेडल लाने में। और अभी भी ये है कि जैसे आपने कहा कि गोल्ड मेडल, गोल्ड से ही माना जाएगा कि आपका जो पूरा काम हुआ है लवलीना का। उम्मीदें इनसे शुरू से थी कि लवलीना आपके लिए एक मेडल लेकर आएंगी। अब देखिए पर लवलीना को चांस कितनों ने दिया होगा, क्योंकि उस तरफ बड़े बड़े आपके राहुल लौटूंगे आपके नाम पास। बिल्कुल, और इस बीच ये भी बता दें कि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भारत की मुक्केबाज मैरी कॉम को ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा है और उनका सफर फिलहाल थम गया है। लेकिन मैरी कॉम ने अभी मुक्केबाजी का रिंग छोड़ने से फिलहाल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका कोई इरादा नहीं है। मैरी कॉम ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कि कितनी देर पहले पता लगा कि आपको ये बाउट आप हार चुकी है मेरी? मैं जब इंटरव्यू दिया और डोपिंग सेंटर घुसा तब भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को। और ये मेरे कोच समझा रहा है मेरे को, आप जीता है, आप जिताए मीन्स क्या है, मतलब मैं समझ नहीं रहा। मैं जिताऊं, जीत रही हूँ करके मैं तो ऐसे रहा और ये समझा रहे बार बार। और बाद में मैंने सोशल मीडिया ट्विटर में देखा, किरण रिजिजू सर ने ट्वीट किया, अरे व्हाट इतना शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं ये क्या है, मेरा फाइट में इतना ऐसे डिसीजन ऐसे हो सकता है तो मैं क्या बोलूं, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये उन लोग पहले बोल दिया कि ये ओलंपिक कुछ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा, और यदि बता दिया। और सिर्फ पता नहीं मेरे को, मैं सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है। बहुत कंपटीशन में भी सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है, पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हो जाता है। मैं क्या बोलूं, आपकी इमोशंस आप बोलेंगी, आपके दिख रहे हैं, आपकी आंखों में वो दिख रहा है। बट ये ओलंपिक्स आपने इतने सालों से हर जगह compete किया, ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, सबसे खराब ओलंपिक्स मेरे कहने में मेरा लग रहा है कि ये सबसे वर्ल्ड ओलंपिक बहुत बेकार ऑर्गेनाइज है। और मेरे को क्या बोलूं पता नहीं, इधर में अंदर में बहुत अलग अलग चल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ही मैनेज करके हम लोग वो करना। बात हो रही उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज एक व्यंग्यात्मक पोस्टर शेयर किया है और इस पोस्टर का मजमून ये है कि लखनऊ में अगर किसानों ने घूमने की कोशिश की तो उनका बहुत बुरा हश्र होगा। देखिए रिपोर्ट। तसल्ली बख्श तरीके से देखिए, एकदम सुकून से। पहली नजर में आपको ये पोस्टर विवादित लग सकता है, लेकिन आपके लगने से क्या, बीजेपी को ये पोस्टर विवादित नहीं लगता। तो पहले पोस्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस पोस्टर में एक आदमी है जो प्रतीकात्मक तौर पर राकेश टिकैत जैसा दिख रहा है। प्रतीकात्मक राकेश टिकैत के एक हाथ में गदा है जिस पर किसान आंदोलन लिखा है, दूसरे हाथ में एक शख्स का बाल पकड़कर वो खींचते हुए जा रहे हैं। जिसे खींच रहे हैं उस पर दिल्ली लिखा है। ये दिल्ली शहर को खींचना है या दिल्ली शहर के मुखिया को, ये तो पोस्टर बनाने वाला जाने। बहरहाल प्रतीकात्मक राकेश टिकैत के सामने एक मूंछ वाला आदमी है। प्रतीकात्मक तौर पर उत्तर प्रदेश का कोई बाहुबली, प्रतीकात्मक बाहुबली प्रतीकात्मक राकेश टिकैत से अपनी व्यथा की कथा कहता है। सुना लखनऊ जा रहे तब कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। प्रतीकात्मक बाहुबली के कहने पर प्रतीकात्मक राकेश टिकैत जो सोचते हैं वो पोस्टर में ऊपर दिख रहा है
कि भगवा वस्त्र वाला कोई आदमी इन्हें बाल पकड़कर बिल्कुल वैसे खींच रहा है जैसे ये दिल्ली को खींच रहे हैं। ये पोस्टर यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया है और लिखा है, ओ भाई जरा संभल कर जइयो लखनऊ में। तो पोस्टर से निकलिए और आइए हकीकत में। बीजेपी ने ये पोस्टर जारी करके एक तरह से बताने की कोशिश की है कि अगर राकेश टिकैत ने यूपी में घुसने का साहस दिखाया तो वो हश्र होगा जो पोस्टर में दिख रहा है। पोस्टर के जरिए ये भी कहने की कोशिश की गई है कि राकेश टिकैत ने दिल्ली के मुखिया को तो घसीट लिया, लेकिन यूपी में वो घसीटे जाएंगे। बीजेपी ने सिर्फ पोस्टर नहीं लगाया बल्कि इस बात को उन्होंने कहा भी। उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, अराजकता मचाने की कोशिश करेगा, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी सख्ती के साथ पेश आएगी। सीए और एनआरसी के आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने अराजकता मचाने की कोशिश की थी। आज उनका हश्र क्या है? उनके पोस्टर चौराहे चौराहे पर लग गए। संपत्तियों का जो नुकसान किया था वो वसूली की जा रही है। पोस्टर के समर्थन में बीजेपी प्रवक्ता का बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के इस मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है। इस बात से सबक लेना चाहिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसका भी हश्र उसी तरह का होगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोस्टर सामने आया तो राकेश टिकैत भी अपने अंदाज में बोले। और बक कर लें तो उनको तो फंड है इन चीज का, ट्वीट करने का ही तो फंड है इन पे, वो बनाने का इनके पास में, प्रचार का बड़ा फंड इनके पास में है। तो ये करेंगे तो ये लेंगे, नाम लेंगे, तो इन्हें बना रहे पोस्टर जो बना रहे, ठीक बना रहे। तो कहानी ये है कि चंद रोज पहले ही राकेश टिकैत लखनऊ गए थे। उन्होंने लखनऊ में ऐलान किया था कि दिल्ली के बाद अब किसानों का अगला पड़ाव लखनऊ होगा। मान सकते हैं कि टिकैत के बयान पर कार्टून के जरिए बीजेपी ने पलटवार किया है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। मॉनसून सत्र में सियासी तूफान के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में है। आज ममता बनर्जी ने कुछ और अहम मुलाकातें रखी हैं। ममता बनर्जी की दिल्ली दौरे से तैयार हुआ ब्लूप्रिंट क्या कहता है, आज इसी पर बात करेंगे। नामुमकिन को मुमकिन करना, एक वाक्य में ममता बनर्जी की पहचान यही है। 2011 में अपने दम पर 34 साल का लाल दुर्ग ढहा दिया तो 2021 में मोदी शाह की जोड़ी को बंगाल में चारों खाने चित कर दिया। अपने दम पर ममता बनर्जी ने सियासत में बड़ा मुकाम पाया है। आज ममता दिल्ली में है तो सबकी नजरें उन पर टिकी हुई है। आखिर ममता बनर्जी के दिमाग में क्या चल रहा है? ममता बनर्जी की राजनीति के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो क्या समझ में आता है। नंबर 1, विपक्ष को एकजुट करना। नंबर 2, 2024 में ऑल बनाम मोदी। नंबर 3, चेहरा बनना बड़ा मुद्दा नहीं। नंबर 4, बीजेपी को हर कीमत पर हराना। नंबर 5, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। ममता बनर्जी दिल्ली में राहुल की मौजूदगी में सोनिया गांधी से मिली, कांग्रेस के टॉप सीनियर लीडर से मिली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली, डीएम के सांसद कनिमोझी से मिली, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिली, तो नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। ममता की इन मुलाकातों को टाइमलाइन पर रखकर देखें तो सियासी तस्वीर आपको समझ में आ जाएगी। 2024 के लिए विपक्ष की सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने की सबसे बड़ी कोशिश कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि मोदी के युग में ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि एनडीए का हिस्सा रही पार्टी हो या फिर टीएमसी की धुर विरोधी, सभी ममता में उम्मीद देख रहे हैं। There is a need for opposition parties to come together and work together. जीएसटी की इतनी बड़ी समस्या है देश में कि स्टेट्स जो भिखारी बन के बैठी हुई हैं, तो ऐसे इश्यूज हैं जो रीजनल पार्टी सभी फील करती हैं कि हमें इकट्ठे होकर के इनको देश से अलग करना चाहिए, तभी जाके जो हमारा फेडरल सिस्टम है देश का बच पाए। सोनिया गांधी कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी, एमके स्टालिन डीएमके, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव आरजेडी, सुखबीर सिंह बादल अकाली दल। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात का असर भी दिखा। बंगाल में ममता का विरोध करने वाले अधीर रंजन के सुर भी बदल गए। हर लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष जितने ताकतें हैं सबको लामबंद करके एकजुटता होते हुए बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाते हैं, लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी विपक्षी एकता की नई धुरी बनी हुई है।
तो वहीं बीजेपी इसे लेकर तंज कसती हुई नजर आई। अब देखो क्या है कि किसी को सपने देखने पे तो कोई टैक्स है नहीं, इसलिए ड्रीम विदाउट टैक्स इसी को कहते हैं। अब से देखने दीजिए सपने। 2024 अभी दूर है, लेकिन ममता बनर्जी के एक्शन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा जरूर दी है। ममता बनर्जी की नजरें इस वक्त अर्जुन की आंख की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य इस वक्त है बीजेपी के खिलाफ सारे विरोधियों को एकजुट करना और लड़ाई के लिए तैयार करना, और इसके लिए वो किसी भी तरह की कुर्बानी, चाहे वो अपने बंगाल के छोटे हित हों, वो भी देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन प्रवीण विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। हथनीकुंड बैराज का पानी यमुना को लगातार पानी से लबालब करता जा रहा है। पानी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए करीबी इलाकों में प्रशासन भी अलर्ट है, मुस्तैद है, हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। 6 तस्वीरों में समझ सकते हैं फिलहाल यमुना के बढ़ते जल स्तर का खतरा कहां कहां पर है। यमुना नदी उफान पर, निचले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है, बैराज से छोड़ा गया पानी। दिल्ली में फिलहाल घने बादल, बारिश की आशंका। और ये 2 तस्वीरें हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी और जिसका असर दिल्ली पर होगा क्योंकि यमुना नदी उफान पर। और इस बीच एहतियातन प्रशासन अलर्ट है, निचले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। हालात इस वक्त क्या हैं। यमुना में उफान है। यमुना का जल स्तर फिलहाल आपको बताया 205.17 मीटर। चेतावनी का जो जल स्तर है वो है 204.50 मीटर। और खतरे का जो निशान है, जिस पर बार बार बात होती है, खतरे का निशान है 205.33 मीटर। ये अभी की तस्वीर है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड तस्वीर क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़े पानी का रौद्र रूप देखिए और सुनिए। यही पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी में पहुंच रहा है और दिल्ली के करीब नदी खतरे के निशान के पास से बह रही है। पिछले कई दिनों से कई लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में उफान ला चुका है और आज सुबह तो यमुना की लहरों ने खतरे के निशान के करीब जाकर सावधानी का सायरन बजा दिया। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है और इसका असर दिल्ली पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त नजर आ रहा है बढ़ता हुआ। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो कल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से तकरीबन 1,59,000 क्यूसेक जो है वो पानी छोड़ा गया था। उसके बाद से ही लगातार यमुना का जल स्तर में बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अभी यमुना जो है वो अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आसपास के जितने भी इलाके हैं जो निचले स्तर पे हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको ऊपर जाने का आदेश जो है वो फिलहाल दिया गया है। दिल्ली में यमुना का अभी तक का ताजा जल स्तर करीब 20.5.17 मीटर है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना में चेतावनी का जल स्तर 204.5 मीटर है और खतरे का लेवल 205.33 मीटर है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ घंटों के दौरान पानी का स्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली की ओर खुलने वाले हथनीकुंड बैराज के गेट खोल दिए गए। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर तेजी से लगातार बढ़ रहा है और यमुना के हालात को देखते हुए दिल्ली में सरकार मुस्तैदी के मोड में है। पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है और निचले इलाकों से लोग अपना कहीं और कूच कर रहे हैं। हालात तो फिलहाल काबू में हैं, लेकिन यमुना में पानी ने और तूफान मचाया तो ये इलाके खतरे की जद में आ सकते हैं, जैसे गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, ISBT, चिल्ला ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज का इलाका। दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि जो यमुना
कुछ दिनों पहले तक पानी के लिए तरस रही थी, वहां पर जिस तरीके से वेग है इस समय पानी का, और साथ ही साथ ये जलकुंभी के जो पौधे साथ में चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो गया है। लगभग खतरे के निशान के आसपास यमुना इस वक्त बह रही है। 205.33 मीटर खतरे का निशान है। लगभग 205.25 मीटर के आसपास इस समय यमुना, और ये आईटीओ ब्रिज से यमुना की तस्वीर दिखाने के लिए कि किस तरीके से अचानक जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ। पहाड़ों पर बादल से लेकर बारिश तक की ताकत दिख रही है, तो मैदान में सैलाब से नदियां लबालब है। यमुना की लहरों से लेकर दूसरी नदियों का उफान पानी के प्रहर की चेतावनी दे रहा है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल मेरे साथ इस वक्त आईएसबीटी बोर्ड क्लब से मौजूद हैं, साथ ही साथ मेरे साथ अरविंद ओझा इस वक्त आईटीयू से जुड़ा है। लेकिन कुमार कुणाल, पहले आपके पास, क्योंकि जो तस्वीरें आप अभी दिखा रहे थे, बहुत तेज बहाव पानी का, और ऐसे में महज 1 ही सेंटीमीटर नीचे है। खतरा कितना ज्यादा, क्या तैयारी वहां पर? देखिए, हम इस वक्त बोट क्लब पे हैं, जहां से पूरा जो प्रशासन है वो नजर रखता है पूरे बाढ़ के हालात पर। 205.32 मीटर इस समय यमुना का जलस्तर, जो कि 205.33 मीटर से सिर्फ 1 सेंटीमीटर नीचे इस वक्त यमुना में बाढ़ की जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ये रफ्तार जो है पानी की, वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से तेजी से अलग अलग इलाकों में यमुना के जरिए पानी बढ़ रहा है, और ये लगातार जो बढ़ोतरी है वो जारी है। सुबह से लगभग 15 से 16 सेंटीमीटर यमुना में पानी बढ़ा है, और इसी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां खतरा ज्यादा हो गया है। यहाँ हम बोट पर मौजूद हैं, इस बोट पर, और इसी से जो जिला प्रशासन है वो अलग अलग इलाकों में, जो कि निचले इलाके हैं जैसे गढ़ी मांडू है, उस्मानपुर है, आईएसबीटी के आसपास कई सारे लगने वाले इलाके हैं, उन पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है नवजोत, ताकि जो लोग अगर कहीं फंसते हैं तो उनको रेस्क्यू किया जा सके, उनको बचा करके निकाला जा सके, और किसी तरीके की कोई मुश्किल नहीं आए। तो अगले कुछ घंटों में और भी पानी का जो स्तर है वो बढ़ने की संभावना, और उसके साथ ही साथ जो प्रशासन है उसके काम को और बढ़ाना पड़ेगा। सीधा चलेंगे अरविंद ओझा, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जो तस्वीर हम कुमार कुणाल की कैमरा से देख रहे हैं वहां पर लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ। एहतियातन जहां आप खड़े हैं वहां की स्थिति क्या है? देखिए, मैं इस वक्त आईटीओ पे मौजूद हूं और ये मेन सेंटर है। जरा पहले आपको दिखाता हूं, ये आप देख पा रहे हैं जो आईटीओ के पास 68 फीट पर जो पानी है वो पहुंच चुका है। कायदे से जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि 63 फीट पर ये पानी होना चाहिए। ये आईटीओ का नजारा है, और जो पानी का बहाव है उसकी तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए। ये आईटीओ का बांध है जो यमुना ब्रिज का, और यहाँ पर पानी का बहाव किस कदर तेजी से है इसका अंदाजा आप देख सकती हैं इस तस्वीरों में। और आईटीओ से आगे ये जो पानी का बहाव है वो डीएनडी की तरफ जाता है, यानी जो निचला इलाका है, ओखला का इलाका है, जामिया के आसपास का इलाका है, वो कुछ घंटों में अगर ये पानी की रफ्तार इसी तरह से बहाव रही तो वो जलमग्न होने का अंदेशा है। उसके अलावा नोएडा के कुछ जो निचले इलाके हैं वहां पर भी पानी भर सकता है। ये आईटीओ का नजारा है, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक न सिर्फ हरियाणा के हथनी कुंड बांध से नवजोत, बल्कि हिमाचल प्रदेश में जो बादल फटे हैं उसकी वजह से भी यमुना में जो पानी है वो बढ़ा है, जलस्तर बढ़ा है, और रफ्तार किस कदर तेज है। और ये जो जलस्तर, बकायदा इसमें जो मीटर लगे हुए हैं ये जलस्तर दिखाते हैं कि किस कदर जो बहाव है वो तेजी से है। जब हम लोग टीम यहाँ पर पहुंची थी तो ये जो 68 फुट था उसके ऊपर था, लेकिन नवजोत अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है जलस्तर, जो कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं वहां पर खतरा बढ़ सकता है नवजोत। बिल्कुल अरविंद ओझा, नजर बनाए रखिए। कुमार कुणाल, बहुत शुक्रिया, आपका भी नजर बनाए रखिए। लेकिन इस बीच ये दिल्ली का हाल, लेकिन पूरे देश का हाल क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक मौसम का मूड बहुत ज्यादा खराब है। किश्तवाड़ से लेकर करगिल तक बादलों ने तबाही मचा रखी है, और आने वाले दिनों में कश्मीर में मौसम की तबाही का रंग दिखने वाला है।
पहाड़ों पर बारिश ने इस बार लोगों की सांस फुला दी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक तबाही के निशान फैले हुए हैं। सबसे पहले लाहौल स्पीति देखी, जहां पर मंगलवार को बादल फटा, वहां अब भी मलबा बिखरा हुआ है। इसी मलबे में एक टेम्पो फंस गया, जिसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद आसपास के नालों में उफान आ गया और लोग उसकी चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ भूस्खलन भी हो रहा है। ये सोलन जिला है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से NH5 बंद हो गया। हिमाचल में आजकल पहाड़ कब दरक जाएगा, कब नाले में बहता हुआ पानी आ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस हालात में घर से बाहर निकलना मौत से खेलने के बराबर है। मंडी में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ एक गाड़ी खाई में गिर गई। कुदरत के कहर से हिमाचल का चंबा जिला भी अछूता नहीं है। यहाँ लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय सड़क मार्ग पर भारी बारिश से नाले में उफान आ गया, जिसके साथ आने वाले मलबे से रास्ता जाम हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से मलबा सड़क ही नहीं, लोगों के घरों तक में घुस रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ प्रशासन के सामने भूस्खलन और बारिश से बंद रास्तों को खोलने की चुनौती है। जेसीबी मशीन से मलबा हटाया भी जा रहा है, लेकिन खराब मौसम से ये काम बहुत मुश्किल हो गया है। चंबा में सड़क पर आए मलबे को साफ करते वक्त जेसीबी मशीन का हेल्पर तेज पानी की चपेट में आ गया और काफी दूर तक बह गया। प्रशासन की कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। उफनते नाले से उसका शव बड़ी मुश्किल से निकाला गया। वहीं ककीरा के पास चलती कार पर पत्थर गिरने से एक परिवार की सांस अटक गई। हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर सफर करना बहुत खतरनाक हो गया है। ये केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियों पर हो रहे भूस्खलन की तस्वीर है, जिसने आसपास के इलाकों को पूरी तरह से काट दिया है। भूस्खलन से आवाजाही बंद होते ही जरूरी चीजों की किल्लत हो जाती है। केदार घाटी में आजकल यही हाल है। केदार घाटी के दर्जनों गाँव की लाइफलाइन केदारनाथ हाईवे इन दिनों बरसात की वजह से जगह जगह बंद हो रहा है, जिससे आम लोगों के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल देखिए, जिसके हेलगू घाट के पास पहाड़ों से आए दिन पत्थर गिर रहे हैं, जिससे ये हाईवे जुलाई महीने में ही अब तक दर्जनों बार बंद हो चुका है। यहाँ पर पहाड़ों से भारी पत्थर रुक रुक कर गिरते रहते हैं, जिन्हें जेसीबी से हटाया जाता है, लेकिन जैसे ही मलबा हटाया जाता है दोबारा मलबा गिर जाता है। आज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलघाट के समीप भारी बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। साथ ही हमारे द्वारा स्थानीय लोगों को भूस्खलन से पार करवाया जा रहा है। साथ ही बीआरओ नवनियुक्त बीआरओ ओसी के द्वारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है। मौसम विभाग पहले ही पहाड़ों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड मौसम की मार झेलने को मजबूर है। आज तक ब्यूरो।